ओके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए इस आरोग्य की स्वास्थ्य माला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह जो आज का लेक्चर है, ये मैं मेरे माता जी विमलबाई बिरला सासू जी, शकुंतला जी कासट और मेरी सिस्टर छायाताई जवर, इनको समर्पित करता हूँ। मातृशक्ति परम वंदनीय है और इन्हीं सभी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसलिए ये लेक्चर मैं इनको समर्पित कर रहा हूँ। इस लेक्चर में शुरू में जब मैसेज आया तो मैसेज मराठी में था और बाद में जब प्राची से आज बात हुई तो वो हिंदी में है, इसलिए स्लाइड्स कुछ मराठी में बनी है और कुछ आज जो स्लाइड्स मैंने ऐड की वो हिंदी है। तो बात हम हिंदी में करेंगे और लेक्चर में ट्रांसलेट करते जाऊंगा। वैसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन कहीं आपको अलग लगे तो संभाल लेना। महिला दिन, ये अभी जो सुनीता भाभी जी बोले, ये सही में 365 दिन ही रहना चाहिए, क्योंकि सब सृष्टि का भारी पृथ्वी मतलब महिला पर ही है। इस महिला दिन के इस सप्ताह में जो नासिक जिला माहेश्वरी महिला संगठन के जो अध्यक्षा हैं नीता भाभी, बाद में नैना भाभी, रीना जी, डॉक्टर प्राची, अर्चना जी, नम्रता जी, स्नेहा जी, सरिता जी, आप सबको मैं मन से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। और इसी के साथ में आदरणीय शैला भाभी जी और हमारे परम श्रद्धेय सुनीता भाभी जी, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। सुनीता भाभी जी को तो हम रेगुलर ही देखते हैं कि वो बहुत ही समाज कार्य में अग्रसर है, पूरा परिवार संभाल के वो बखूबी सब कार्यक्रम अटेंड भी करते हैं और लोगों को, सब समाज की महिलाओं को प्रोत्साहन भी देते हैं। स्त्री आरोग्य, यह स्पेसिफिक वुमेन्स डे स्पेशल ऐसा सब्जेक्ट हमने यहाँ पर चूज किया है। वेदों में, शास्त्रों में हर जगह पर स्त्री की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है और वो करना भी चाहिए। स्त्री ही मूलम अपत्यानाम स्त्री ही रक्षति रक्षिता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतानु पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाक्रिया, अपत्यानाम मूलम नार्या परम ऋणम। जहाँ पर घर में स्थित नारी की, हमारे माता की, हमारी पत्नी की, हमारे बेटियों की, हमारे बहनों की जहाँ पर पूजा होती है, पूजा का मतलब होता है सम्मान। तो ये सम्मान जहाँ होता है वह घर साक्षात नंदनवन होता है और वो परिवार में और समाज में काबिले तारीफ होता है। हर चीज हम लोग बोलते हैं हमारे काउंसलिंग में और कंसल्टिंग में, हमेशा काफी महिलाएं, मतलब हमारा जो प्रैक्टिस का जो ये है, इसमें हम लोग 60% महिलाएं और बच्चों को ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि काफी अलग अलग विषयों से संबंधित उनकी बीमारियां जो रहती है वो काउंसलिंग से सॉल्व होती है। तो हम बोलते हैं कि महिला एक टीचर जैसी होती है। टीचर मतलब कैसा कि एक स्कूल में अगर टीचर डिस्टर्ब होता है तो सामने के 50 बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, और टीचर अगर बहुत शानदार तरीके से वो क्लास अटेंड करें और अरेंज करें तो 50 बच्चे खुश भी रहते हैं और वो अच्छी सिखाई या अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसी तरह कोई भी महिला अगर अपने घर में हर चीज में परफेक्ट है, तंदुरुस्त है और जिस उसके आचार विचार और उपचार अगर अच्छे हैं तो 100% वो घर नंदनवन होता है। ये मेरा निजी प्रैक्टिस का अनुभव है। अब हम लोग इस आरोग्य श्रृंखला को आयुर्वेद के जरिए हम लोग कैसे निरोगी रह सकते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आयुर्वेद ये शास्त्र, अभी सरिता जी ने भी बताया
जैसे आयुर्वेदिक शास्त्र शाश्वत शास्त्र है, जिसका उद्धार या जिसका जो ये है वो उत्पत्ति है, वो भगवान ब्रह्मा जी से हुई है। तो यह अभी हम लोगों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन आज अगर हम देखें कि हम लोग ब्लूटूथ जोड़ने के बाद में लंबी जगह पर भी एक अच्छा सा ध्वनि सुनाई देता है, वैसा एक ब्लूटूथ भगवान के पास में था, जो उन्होंने डायरेक्ट ऋषियों के मस्तिष्क में उतराया और यह पूरा शास्त्र उनके मस्तिष्क में डाल दिया। अभी इस ढंग से जो आयुर्वेद 4-5 हजार साल पहले हमारे धरती पर या हमारे समाज में आया, तो उसके कुछ तत्व जो है वो हमारे निजी व्यवहार में या हमारे आरोग्य के लिए कितने जरूरी है, ये आपको अभी धीरे धीरे ध्यान में आएगा। और इसका हम लोग नित्य हमारे जीवन में अगर इस्तेमाल करें तो हर जगह पर हर टाइम कोई डॉक्टर देखने की जरूरत ना पड़े। किम प्रयोजन, अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या कार्य है, क्यों किया है। इसे स्वास्थ्य में ये एक सराहनीय कार्य नासिक के महिला मंडल ने किया और इसका बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। क्यों क्यों किया पैसा। हमारा ये शास्त्र जो है आयुर्वेद शास्त्र, इसका प्रयोजन यह है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो व्यक्ति स्वस्थ है ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षण करना, और जो व्यक्ति कोई बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के विकार का मतलब उसकी बीमारी का इलाज करना, ये शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। अभी हम ये देखेंगे कि स्वस्थ कौन, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि स्वास्थ्य क्या है। अगर हमारे पास बहुत सारा संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, तो हम स्वस्थ है ऐसा नहीं है। पहले WHO ने एक डेफिनेशन दी थी कि अगर आप अनडिसीज्ड है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप स्वस्थ है। लेकिन हाल ही में कुछ साल में अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस व्याख्या को थोड़ा सा परिवर्तित करके उसमें मन का भी संबंध लगाया। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। हमारे शरीर में के जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, जो 7 धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो त्रिमल है, मल मूत्र और स्वेद, और महिलाओं में रज, ये अगर नॉर्मल है, वो अच्छी ढंग से हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, और उसके साथ में आपका मन, आत्मा और सब हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये अगर स्वस्थ है, ये नॉर्मल है, ये अच्छी ढंग से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, इनमें हार्मनी है, इनमें संतुलन है, तो हम स्वस्थ है। अन्यथा हम अस्वस्थ है। चलिए हम लोग अभी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ तन की, कुछ मन की, और हो सके तो कुछ धन की, ऐसी तीनों बातें करेंगे। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी ये डेफिनेशन से ये ध्यान में आ गया कि सिर्फ हम शरीर के बीमारी के बारे में या शरीर के बारे में अगर बात करें तो वो पूरा नहीं होगा, उसके साथ में मन का भी बात हमको करना जरूरी है। क्योंकि महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है। और कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखा था, दिल है के मानता नहीं। आखिर तक वो जो हीरोइन रहती है वो उसकी मन की बात उसको बताती नहीं हीरो को, और जब उसको आखिर में समझता है तब वो आगे का पिक्चर जो है उसका एंड होता है। ऐसे काफी बातें रहती है कि महिलाएं शेयर करती नहीं या मन में रखती है, और उस बातों की वजह से परिवार में जो परिवार जो है वो परिवार में समझौता या एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग कभी कभी कम गिरती है। इसलिए हम लोग आज तन के साथ मन की भी बात करेंगे, जिससे हम लोग परफेक्टली आपको निरोगी कैसे रखे इसके बारे में जानकारी दे पाए। कोई भी स्त्री के लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। मतलब उसकी पहली महावारी आना, बाद में उसकी डिलीवरी, और तीसरा उसका मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति। अगर ये तीनों टप्पे, ये तीनों स्टेप्स जो है वो स्त्री अगर ढंग से पार करे, उस टाइम पर अपने आरोग्य और अपने मन का अगर ध्यान रखे, तो आसानी से उसका लाइफ अच्छा जाएगा। हम लोग इस विषय में आगे धीरे धीरे जानकारी बढ़ाते जाएंगे। अब काफी महिलाएं जो रहती है वो अस्ता व्यस्त होती है। मैं आपको
जो फैक्ट्स है वो ही बता रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बीमारी क्यों हो रही है। आयुर्वेद में तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही बताया है कि बीमारी क्यों हुई है ये पहले ढूंढो, उसका इलाज करो, फिर मेडिसिन दो। तो उनकी जो दिनचर्या होती है वो बहुत अस्त व्यस्त होती है। मतलब वो सुबह कभी उठती है, कभी जल्दी उठती है, कभी लेट उठती है। कभी कभी वो सब परिवार का नाश्ता बनाते समय अपना नाश्ता छोड़ देती है। कभी वो खाना टाइम से नहीं खाती। उनकी नींद पूरी कभी होती नहीं, रात में लेट सब आते हैं तो लेट सोते हैं। एक आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी महिलाएं मुझे पूछती है कि डॉक्टर अभी हम लोग को दिनचर्या बताइए कि हम लोग क्या करना चाहिए। तो इस दिनचर्या के बारे में मैं बताऊंगा कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित। हो सके तो एक 5, 5:30, 6 बजे तक आप उठिए। उठने के बाद में 1 मिनट के लिए नाम स्मरण वहीं पर कर लीजिए। बाद में आप थोड़ा सा पानी पीजिए सीजन के हिसाब से। अगर ठंड है तो थोड़ा कुनकुना गर्म पानी पीजिए, अगर धूप है तो थोड़ा सा कुनकुना नॉर्मल ठंडा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी, फ्रिज का नहीं। बाद में दांत धोना, जो हमारी प्रातः विधि है वो करना। ये करने के बाद में एक सेल्फ मसाज करके जो प्रोसीजर है वो कीजिए। सेल्फ मसाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग बहुत साल से करते हैं। और सेल्फ मसाज मतलब क्या कि अभ्यंगम नित्यम आचरित, मतलब हमारे शरीर में रात भर में सोने के बाद में जो सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्टेड होता है वो, और जो हमारे स्नायु और हड्डियां जो अकड़ जाती है और उसकी वजह से जो शरीर में पेन जैसा महसूस होता है, वो कम करने के लिए एक छोटा सा कोई भी तिल्ली का तेल, सरसों का तेल या कोई अभ्यंग ऑयल जो बाजार में मिलता है या आपके कोई आयुर्वेद डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, वो ऑयल थोड़ा सा हाथ पर लीजिए और आपकी पिंडरियां, आपकी गर्दन, आपके दोनों कान और तलवे, इनको मालिश कीजिए। और हो सके तो और आप घुटने तक भी मालिश कर सकते हैं। इस तरह से आप सुखभ्यंगम करने के बाद में थोड़ा सा पैदल घूम के आइए या स्ट्रेचिंग कीजिए। कुछ लोगों को बहुत सुबह, बच्चों छोटे बच्चे होते हैं तो स्कूल में जाने की जल्दी होती है या कोई ऑफिस गोइंग रहते हैं, तो उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि हम लोग बचपन में जैसे पीटी के एक्सरसाइज करते थे, हाथ पैर इधर उधर हिलाने की, ऐसे 3, 4, 5 मिनट के एक्सरसाइज आप रूम में या बाहर भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही उठते हैं वैसे काम को अगर शुरुआत करते हैं तो फिर आपको कुछ देर के बाद में थकान भी आती है और चिड़चिड़ भी होती है। अगर आप सुबह के टाइम पर ये वॉकिंग या स्ट्रेचिंग या थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम ये करते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में एक हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं, जैसे सीरोटोनिन जैसे। और ये हैप्पी हार्मोन्स की वजह से आपको दिन भर एक प्रसन्नता महसूस होती है। उसके बाद में आपको जो आदत है पेय की, अगर आपको ग्रीन टी की आदत है वो, या फलों का रस लेने की आदत है वो, आजकल जो स्मूदी एक कंसेप्ट निकली है वो, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। बाद में स्नान, दीपनम वृक्षम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बल प्रदम। दीपनम मतलब भूख अच्छी लगना, ताकत आना और ऊर्जा महसूस करना, ये स्नान से अपने को मिलता है, इसलिए स्नान कीजिए। बाद में थोड़ी पूजा पाठ करिए। स्पिरिचुअल लेवल पर आप अगर काम करते हैं तो आपको एक आत्मिक शांति मिलती है और आपके घर में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल तैयार होता है। बाद में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना 12:30-1 के दरमियान, उसके बाद एक 10 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट, 2 घंटा 1 घंटे के लिए नहीं। सिर्फ आप धूप के दिन में ही आधा 1 घंटा सो सकते हैं, बाकी के दिनों में आप सिर्फ 10-15 मिनट की वाम कुक्षी भी लिए तो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। शाम में 4, 4:30 के टाइम पर एक आधा फल या आधा कप चाय या कोई खाकरा ऐसा आप लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, मतलब ध्यान आत्म परीक्षण। अभी इस विषय में मैं आपको ये बताऊं कि काफी महिलाएं बहुत निगेटिव होती है। उनको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, सब प्रॉब्लम है, मेरे घर के करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, या मुझे सुबह टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज को। तो हम ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि 4, 4:30 बजे से 7 बजे का जो टाइम रहता है महिलाओं को, वो थोड़ा सा फुर्सत का रहता है। इस टाइम पर आपको अगर ऐसा होगा कि मॉर्निंग में आपको पॉसिबल नहीं है कुछ एक्सरसाइज करना, तो आप शाम के ऊपर 4, 4:30, 5, मतलब खाने के 2.5-3 घंटे के बाद में कुछ योगासन घर पर भी कर सकते हैं या नेट पर भी देख कर सकते हैं। और साथ में कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट है वो, मतलब आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण मतलब सेल्फ एनालिसिस। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आपको दिन भर में जो पॉजिटिव बातें हैं वो आप एक पेपर पर लिखो, या आपके हफ्ते भर की कुछ बातें हैं वो पॉजिटिव आपके पेपर पर या बुक में लिखो। और आप वीकेंड में या मंथ एंड में एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या क्या पॉजिटिव बातें हमारी जिंदगी में हुई। जो बात अच्छी है वही ज्यादा सोचो, जो निगेटिव बातें है या जो निगेटिव पर्सन है उनसे कांटेक्ट कम करके जो अच्छी बातें, वो अच्छी बातें ध्यान में रखकर अपना परिवार कैसे अच्छा होगा या खुश रहेगा, इसको आप ध्यान में रखो।
छंदानुवर्तिने दारा प्रिया शिला विभूषिता, ऐसा एक श्लोक हमारे इसमें आया है अष्टांग हृदय में। तो उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे घर में हमारे घर के जो पुरुष व्यक्तिमत्व जो है जब बाहर जाते हैं और जब घर पर वो वापस आते हैं, तो उस टाइम पर अगर कोई अपना बच्चा है, वो बच्चा आते ही पप्पा आए या दादाजी आए या कोई बुजुर्ग आए तो जैसे खुश होता है, और वो आने के बाद में उनकी आओ भगत करता है, आओ पप्पा थक गए क्या, आपको पानी लाओ क्या। उसके बाद में बहुत अच्छे चेहरे से और खुश चेहरे से अगर पत्नी या हमारी दादी बाहर आए या दादी हमारी बेटे को बोले कि बेटा थक गया है, बैठ में तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तो इस ढंग से जब हमारे घर का माहौल बनेगा तो अपने आप ही वो सामने से थक कर आने वाला जो पुरुष है दिन भर भाग दौड़ करके, उसको अच्छा लगेगा, राहत महसूस होगी और हमारे घर में एक पॉजिटिव ऑरा तैयार होगा। त्रिकाल संध्या, जो काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद में काफी लोग जो है इनकी बीमारियां ठीक ही नहीं हो पाती या उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। तो एविल स्पिरिट जो है, मतलब जो शाम के वक्त पर हमारे घर में प्रवेश करने वाली निगेटिव एनर्जीज होती है, तो ये निगेटिव एनर्जीज हटाने के लिए त्रिकाल संध्या अतिशय आवश्यक है। जैसे राम रक्षा है, शुभम करोति है, अभी भाभी जी बोले शुभम करोति, तो इतना बढ़िया लगा। तो इस ढंग से हम लोग अगर त्रिकाल संध्या करें, राम और नाम स्मरण सब परिवार साथ में बैठे, और अगर परिवार नहीं है तो बच्चे और घर के जो बुजुर्ग है उनके साथ में अगर हम करें तो अनएक्सपेक्टेडली हमारे घर में की सब बीमारियां निकल जाती है। और इसमें एक अग्निहोत्र कंसेप्ट है, वो भी आप रेगुलर कर सकते हैं, जिसका जानकारी आपको नेट पर मिलेगी। बाद में सायंकालीन भोजन, हम लोगों को सोने से पहले 2-3 घंटे पहले सायंकालीन भोजन कर लेना चाहिए। जैसे रात में लेट भोजन करने से पेट में भारीपन रहता है, नींद पूरी नहीं होती और वात की बीमारियां बढ़ती हैं। और उसके बाद में जो मनोरंजन, जो आपको हॉबीज है, कुछ गाने सुनने हैं, एक आधी दूसरी सीरियल, 3-4 घंटे की सीरियल नहीं, ऐसी एक आधी आपकी पसंदीदा सीरियल भी आप देख सकते हैं। और साथ में पारिवारिक संवाद, मतलब सब फैमिली बैठ के आज क्या हुआ इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, और एक सुख की निद्रा बाद में ले सकते हैं। अभी इसमें एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है वेगान न धारित। अब ये वेग मतलब क्या, वेग मतलब क्या कि हमारी नेचुरल अर्जेस मतलब हमारे शरीर की होने वाली नॉर्मल प्रवृत्तियां। तो इसमें दो तरह के वेग होते हैं, एक मनोवेग और शरीर वेग। मनोवेग मतलब क्या कि हमारे शरीर में, हमारे मन में निर्माण होने वाली लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, राग, इस बीमारियां, ये जो भावनाएं हैं, ये हमको रोक कर रखनी चाहिए। ये हम धीरे धीरे जैसा रोकना सीखेंगे तो हम अपने इंद्रियों पर जीतेंगे, मतलब हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे और हमारा मन ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, जिसमें हम बोले प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। और दूसरा एक प्रकार है जिसको बोलते हैं शारीरिक वेग, मतलब जो हमारी नेचुरल अर्जेस है, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम रहता है महिलाओं में, क्योंकि वो संकोचवश काफी बार टॉयलेट यूरिन को जाती नहीं, या भूख लगी तो भी बहुत सारे मेहमान है तो खुद कुछ खाएंगी ही नहीं, या कभी कभी वो खाना अपना टाल देगी टाइम हो गया इसलिए, और कभी कभी किचन में काम करते करते इतनी थक जाती है कि वो सो जाती है, फिर उठने के बाद में भूख नहीं उस टाइम पर खाना खाती है। तो ये सब चीजें जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये भी बढ़ाती है और हमारे धातुओं को दुष्ट करके बीमारियां भी बढ़ाती है। तो ऐसे जो वेग है, वात विणमूत्र क्षौत्र सुधान, मतलब वात मतलब गैस पास करना, विणमूत्र मतलब हमारी लैट्रिन पेशाब जो है वो रुका के रखना, शौतु मतलब छींक आना, क्षुधा तो त्रुट मतलब तृष्णा मतलब प्यास लगना, क्षुधा मतलब भूख लगना, नींद आ रही है तो भी हम लोग गेस्ट है इसलिए 11-12-1 बजे तक सो नहीं रहे, खांसी आ रही तो भी रुक रहे, श्रम श्वास, चलने के बाद सांस लग रहा तो भी हम रुका रहे, जुम्बा मतलब हमको जो यॉर्निंग जाम में आती तो भी हम रुका रहे, संकोच वशा हमको रोना आ रहा है तो हम रुका रहे। वैसे तो महिलाएं को भी रोना छोड़ती नहीं, वो रोती है, लेकिन फिर भी बता दिया। अभी हम लोगों को एक ये सब रूटीन के साथ में एक आहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्त्री परफेक्ट आहार का नियोजन हमारे परिवार के लिए कर सकती है तो परिवार तो तंदुरुस्त रहेगा ही, लेकिन उसकी खुद की भी तंदुरुस्ती अच्छी बनी रहेगी। प्रकृति के अनुसार हमको आहार लेना चाहिए। कुछ महिलाएं पित्त प्रकृति की होती है, कोई वात की और कोई कफ की। इसके बारे में आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, या तो कोई आपके पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो आपको ये सब चीजें बता सकते हैं। एक सशक्त संतुलित आहार और अच्छा संतुलित रस धातु। रस धातु मतलब क्या कि हम लोग खाना खाने के बाद में
हमारे शरीर में जो पाचन होने के बाद में धातु बनता है पहला, जिसको हम रस बोलते हैं, और उससे फिर रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, ये धातु बनते हैं। तो ये अगर हम लोग अच्छा खाना खाए तो अच्छा धातु बनेगा, स्वस्थ धातु, और अपने आप ही सब आगे की धातु की श्रृंखला अच्छी बनकर हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। और हम एकदम इम्पोर्टेंट जो है वो आहार की टाइमिंग, मतलब खाने का टाइमिंग। मतलब क्या होता है कि जैसे खाने का टाइमिंग महिलाओं में बहुत ही इरेग्युलर हो जाता है फैमिली की वजह से, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये अगर थोड़ा सा आप टाइम से खाएं, जैसे जब भूख लगी है तब आप खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा। भूख जाने के बाद खाना खाएंगे तो उसका पाचन नहीं होगा और शरीर में काफी मेद या चर्बी का प्रमाण भी बढ़ेगा और बात की बीमारियां बढ़ेगी। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब गैस चालू है तभी कुकर रखो, गैस बंद होने के बाद कुकर रखा तो खिचड़ी पकेगी नहीं। वैसा पाचक संस्था में अगर पाचक रस आया है, आपको भूख लगी है और आप नहीं खाना खा रहे, तो पाचक रस वहां की स्किन को जला देगा और बाद में चला जाएगा, फिर आप खाना खाएंगे तो वो पाचन हो नहीं पाएगा। वैसे ही खाने में महिलाओं में ज्यादातर वात की बीमारियां स्टैंडिंग होने की वजह से ज्यादा होती है। तो एक दूध, घी, डिंग, खारीक, खजूर, और बाद में दाल, स्प्राउट्स, इसका प्रमाण अच्छा होना चाहिए। और इंटरमीडिएट महिलाओं में जो महिला मासिक धर्म की वजह से कुछ बीमारियां होती है, उसमें उस टाइम पर अगर चावल का धोवन रहता है, इसका पानी पीने से भी काफी राहत मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि महिला किचन में होने की वजह से उनको कभी भी भूख लगी तो वो कुछ मुंह में डाल देते हैं, तो उससे अध्यशन, मतलब बार बार खाने से पेट की बीमारियां होती है। तो ऐसे वक्त पर अगर आप साड़ी या ज्वार की लाया जो है उसका चिवड़ा या थोड़ा सा ये बना के रखे, तो उससे आपको जो क्रेविंग होता है, जो खाने की इच्छा होती है, वो भी पूरी होगी और साथ में आपके पाचन को भी तकलीफ ना हो। सब्जी, सूप, फलाहार, ये भी आपको साथ में जरूरी है। और रसायन औषधि, मतलब क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इसलिए जैसे शतावरी, कल्पा, च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ऐसे कुछ जो टॉनिक स्वरूप में नेचुरल चीजें हैं, वो अगर आप साथ में बीच बीच में ले तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अब मैं उपवास पर एक विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। उप उपवास कई कुछ काफी महिलाएं बहुत सारे उपवास करती है और उसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफें होती है, लेकिन उनकी भावना होती है, धार्मिक भावना, कि मैं उपवास छोड़ दूंगी तो मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने जो प्रैक्टिस में सीखा है, या मेरे बुजुर्ग या मेरे जो गुरु जी है उनसे जो मैंने सुना है, उसके बारे में आपको 1 मिनट में उपवास के बारे में बता दूं। कि उप मतलब परमेश्वर, और वास मतलब सहवास, मतलब परमेश्वर का सहवास मतलब उपवास। तो ये 3 तरह से हो सकता है कि जिस दिन आपको उपवास करना है उस दिन सुबह से रात तक आप भगवान का नाम स्मरण मुंह में रखो और भगवान का नाम स्मरण करो। और साथ में दूसरा पार्ट जो है, उस दिन सुबह से रात तक आप सात्विक भोजन खाओ, कोई तला हुआ, मसाले का, नमकीन, जो फास्ट फूड है ये मत खाओ। सादा और हल्का और सुपाच्य ऐसा खाना खाओ जिससे आपके शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और रज और तम गुण नहीं बढ़ेगा। और तीसरा पार्ट जो है, उस दिन सुबह से रात तक आप कोई गॉसिपिंग मत करो, मतलब आप किसी के बारे में जो चेष्टा या किसी मस्करी या किसी को आप बोलते हैं तो ये मत करो। मुंह में अच्छे शब्द रखो। अगर ये 3 तरीके से आप अगर उस दिन को अच्छा रखेंगे तो अपने आप ही भगवान का सहवास आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप उपवास अगर करते हैं और हफ्ते में एक प्रॉपर उपवास करते हैं लंघन करके, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है और मेरा अनुभव है। भोज्येषु माता, अभी काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने कार्य में व्यस्त होते हैं कि किचन में बहुत सारे काम हम कर नहीं पाते हैं। तो जो मेन काम है, जैसे बहुत व्यस्तता है या परिवार बड़ा है, तो जो मेन काम है, सब्जी को चमकना है या कोई स्पेसिफिक चीज बनाना है, तो ये काम आप ही कीजिए। क्योंकि माँ के हाथ का, दादी के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बेटी के हाथ का बना हुआ जो डाइट रहता है उसमें एक भाव होता है, और उस भाव से वो अन्न जो है उसमें एक खुशबू या उसका एक टेस्ट बोलते हैं हम लोग, स्वाद बढ़ता है, और उससे एक अच्छे आचार विचार और उच्चार पैदा होते हैं। जिस टाइम पर महाभारत का एक प्रसंग है कि जिस टाइम पर रणांगण में भीष्म पितामह धनुष्य की शैया पर सोए हुए थे, और उस टाइम पर युधिष्ठिर जी पास में खड़े रहकर उनसे कुछ उपदेश सुन रहे थे। द्रौपदी वहां खड़ी थी तो उसने बोला कि पितामह एक बात पूछूं। वो बोलो बेटी पूछो। कि बोले आप अभी इतना उपदेश दे रहे हैं और जिस टाइम पर मेरा वस्त्र हुआ तब आपके मन में ये विचार क्यों नहीं है। उन्होंने हंस के बताया कि बेटी उस टाइम पर मैं दुर्योधन का बनाया हुआ जो हिंसा वाला खाना था वो खा रहा था, इसलिए मेरे विचार वैसे थे और वो अच्छे विचारों को ऊपर नहीं आने दे रहे थे।
और अभी जब अर्जुन के धनुष की वजह से वो खून बह गया और वो जो गंदगी है वो निकल गई, तो उसके बाद में मेरा मन पवित्र हो गया है, इसलिए मैं इस तरह से उपदेश दे रहा हूँ। तो साधी छोटी सी बात है कि अगर हम जैसा खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए जैसा अच्छा खाएंगे तो आपके शरीर पर और मन पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए आपके किचन में जो बनने वाली हर चीज है, इस पर आपका ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। अभी आहार काल के बारे में बताऊं तो याम मध्य न भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघेत। मैं जो भी चीज बता रहा हूँ उसको एक साइंटिफिक बेस है, कोई भी चीज मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसके जो रेफरेंसेस है वो डाले हुए यहाँ पर। अभी याम मध्य न भोक्तव्य मतलब क्या, कि कभी कभी हम लोग 2-3 घंटे में कुछ लोग फटाफट खा लेते हैं, और कुछ लोग याम युग्मम न लंघेत मतलब वो 6-6 घंटा 8-8 घंटा कुछ नहीं खाते। तो 3 घंटे में आप कुछ खाइए मत, लेकिन 6 घंटे के बाद आप रुकिए मत। अभी इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि कुछ महिलाएं शाम में रात में खाना खाती है 7-8 बजे, और उसके बाद में दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे तक वो सिर्फ पानी या आधा कप चाय या दूध उस पर रहती है, और 2-3 बजे फिर खाना खाती है। उसके परिणाम स्वरूप में कुछ शरीर में बीमारियां होती है, उसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन करते इधर उधर घूमते हैं और उसमें कुछ मिलता नहीं। तो हम लोग झटके से पकड़ लेते हैं कि अगर ये इसका खाने का रूटीन सही नहीं है या सुबह ये कुछ ले नहीं रही है, तो इतनी देर न खाने की वजह से इसको बीमारी हुई है। याम मतलब 3 घंटा, मतलब आप 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं खाना चाहिए, और याम युग्म मतलब 3 और युग्म मतलब 2, 3 × 2 मतलब 6 आवर्स के बाद में आप रुकेंगे। इसलिए 6 घंटे के बाद में आपके पेट में कुछ ना कुछ जाना जरूरी है। और इसी ढंग से हम लोग खाएं तो हमारा बलक्षय नहीं होगा और हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम की वजह से खाना निकल जाता है, हम लोग खाना नहीं कर पाते, और हम लोग डॉक्टर के आ जाते हैं कि डॉक्टर मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे टेस्ट नहीं आती, बहुत चक्कर आते हैं, मेरे आंखों पर बोझलपन रहता है, थकान रहती है, हाथ पैरों में जलन होती है, मेरा वजन कम हो रहा है या मेरा वजन कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये सब जो कार्य काम है ये आहार काल उल्लंघन की वजह से, मतलब हम लोग टाइम से खाना ना खाने की वजह से ये बीमारियां होती है। तो इस पर भी आपका ध्यान जरूर है। अभी हम लोगों को खाना कैसा खाना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक में ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आहार ये एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट महिला की जिंदगी का होता है। अन्यन कुक्षो दारवंशो मतलब एक आपका पेट जो है इसके आप 4 पार्ट में डिवाइडेशन कीजिए, और उसके 2 पार्ट फूड मतलब अनाज होना चाहिए। पाने नैकम प्रपुरियत मतलब एक भाग में पान मतलब पानी, या जो लिक्विड डाइट है, दाल है, छाछ है या कोई पानी है, तो वो एक पार्ट लीजिए। आश्रयम पवनादि नाम मतलब हमारे फिर चौथे हिस्से को हवा जैसा छोड़ दीजिए। अगर हम लोग मिक्सर में पूरा खाना मतलब मिक्सर में पूरा मूंगफली भर दे और हम लोग घुमाए, तो अब उसमें कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उसमें थोड़ी स्पेस हमने रखी, तो वही मूंगफली का जो कूट होता है, दाने का कूट, वो अच्छे से बनता है, या कोई भी सब्जी जूस हम बनाते हैं तो वो अच्छे से बनती है। बस वही कंसेप्ट आपको पेट के बारे में रखना है। इसलिए हमारे मराठी में पहले बोलते थे कि सावकाश जेवा, तो उसका मतलब ये होता है कि सावकाश मतलब थोड़ी जगह छोड़ के खाना खाओ। अभी हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या, कि सुबह से रात तक का हमारे पाचन संस्था का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा और तीव्र स्वरूप में काम करता है मॉर्निंग में, थोड़ा स्लो करता है दोपहर में, और थोड़ा ज्यादा स्लो करता है शाम में। मतलब क्या, कि सुबह का खाना नाश्ता जो है वो राजा जैसा, दोपहर का जो नाश्ता है वो मंत्री जैसा, खाना जो है मंत्री जैसा, और रात का खाना भिखारी जैसा ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोग इस ढंग से खाना खाएं तो अपने आप ही आपकी सब बीमारी हट जाएगी। अब हम लोग कैसे जाने कि हमारा भूख हमको लगी है या नहीं लगी है, और या हमारा पाचन तंत्र सही है, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, उद्गारो शुद्धि उत्साह मतलब हमारी डकार अच्छे से आ रही है और वो शुद्ध डकार आ रही है, जैसे खाना खाई उसकी डकारें नहीं आ रही, और उत्साह मतलब हमको बहुत फ्रेश लग रहा है। वेगो सर्गो यथोचिता मतलब हमारी गैस पास हो रही है, पेशाब पास हो रही है, लैट्रिन अच्छे से हो रही है, यथोचित मतलब अच्छे प्रमाण में हो रहे हैं। लघुता शुद्ध पिपासा मतलब हमारे शरीर को हल्कापन महसूस हो रहा है, और शुद्ध पिपासा मतलब हमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। जो जीर्ण हारस्य लक्षण मतलब हमारा पाचन हो गया है, उसका मतलब ये है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ही आप रात में खाना खाइए, नहीं तो आप थोड़ा हल्का खाना खाए तो भी बेहतर है। तो इस नियम को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अपने आप ही मॉर्निंग में उठने के बाद में
आपको जो शरीर में भारीपन लगता है या बॉडी में पेन होता है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। अभी कुछ कुछ चीजें महिलाओं की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कॉमनली कुछ महिलाएं जो रहती है उनको कमर दर्द होता है, किसी महिलाओं को श्वेत स्राव की तकलीफ होती है, किसी महिलाओं को पिंडों में दर्द होता है, किसी को पेट और गैस में आपका रहता है, किसी को गर्दन या कमर या मणके का पैरालिस स्पॉन्डिलिसिस की तकलीफ होती है, या हमेशा सरदर्द या चिड़चिड़ जैसा होता है, हाँ बदन में शरीर में जड़पन लगता है, या बदन में जैसा गर्मी जैसा महसूस होता है, वो कंफर्टेबल रहती ही नहीं है। हाल मतलब ये सब सब अवेलेबिलिटी है, सब कर रही है, फिर भी कंफर्टेबल नहीं रहती। तो शास्त्र में एक विंशति योनि व्यापक ऐसा एक संदर्भ हमारे शास्त्र में आया है काश्यप संहिता में। उसका उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है कि 20 तरह के अलग अलग योनिगत बीमारियां महिलाओं में होती है, और उस बीमारियों की वजह से इनको बॉडी में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जो जड़ है उसको ना चेक करते हैं, जो टहलिया है उसका इलाज करते हैं। जैसे आपको बुखार आ रहा है, ठंड बज रही है, तो आप उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे, मलेरिया टेस्ट करेंगे, और इन्फेक्शन रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसका वर्णन एलोपैथिक शास्त्र में भी आया है। जैसे आयुर्वेद में 4-5 हजार साल पहले ये बताया, और अभी एलोपैथिक में भी 200-300 साल पहले ये ढूंढा है कि पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज नाम का एक बीमारी होता है, कि जिसकी वजह से अलग अलग महिलाओं में तकलीफें होती है, जिसमें फिर प्रेगनेंसी रहने में या उनके निजी रूटीन में भी परेशानियां होती है। तो आप अगर ये मेंसेस के दरमियान अगर कुछ नियम रखते हैं तो उसका बहुत अच्छा आपको लाइफ टाइम फायदा होगा, शरीर का वात ना बढ़ते हुए आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो इसमें कुछ लाइंस है पहले, और नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है, नेत्रयो रंजनम मतलब आप आंखों को कोई देखने का, कुछ कुछ महिलाएं मैंने देखी कि 6-6, 5-5 घंटा कंटिन्यू टीवी देखती है मेंसेस के दरमियान। वो बोलती है मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं देख रही हूँ। वो बार बार स्नान करती है, दीवा स्वाप मतलब दोपहर में बहुत 3-4 घंटा सो जाती है मेंसेस के दरमियान। और अत्युच्च शब्द श्रवणम मतलब क्या, कि बहुत बड़ी बड़ी आवाज में कुछ ना कुछ सुनती रहती है। हसन मतलब बहुत ज्यादा हंसती है या ज्यादा कमेंट्स करती है। और बहुभाषण मतलब मोबाइल पर 3-3, 4-4 घंटा लगातार बातें करती रहती है, क्योंकि उनको टाइम रहता है उसमें। और आयासम भूमि खननम प्रवातम च विवर्जय मतलब जैसे पहले जमाने में कुछ खड्डे खनना या मेहनत करना या प्रवातम, तो इसका आप ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा जर्नी करना या बहुत ज्यादा कोई एक्सर्शन करना, ये हमने टालना चाहिए। साथ में मैं हाईलाइट सिर्फ कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कि गर्भधारणा। मतलब अभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे कपल आता है हमारे पास में, तो काफी लोगों को यही पता नहीं कि प्री कंसेप्शनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने के पहले हम पढ़ाई करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, मेहनत लेते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। वैसा हर एक को भी 1-2 ही बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे अच्छे क्वालिटी के हो, वो अच्छे सुसंस्कारित हो, इसलिए कुछ कंसेप्शन के पहले मतलब गर्भधारणा के पहले कुछ इलाज जैसे पंचकर्म और कुछ मेडिसिनल इलाज अगर करे तो अच्छा बीज होगा, और अच्छा बीज हुआ तो अच्छे भूमि में उसका प्रकट होने के बाद में अच्छा बच्चा पैदा होगा। इसके लिए कुछ कंसेप्ट आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। और साथ में एक एंटीनेटल केयर मतलब हमारे यहाँ हजारों महिलाएं, मतलब ये बड़ा वटवृक्ष है हमारे ओजस का, कि जिसमें हजारों महिलाएं एक भी एलोपैथिक मेडिसिन ना लेते हुए पूरे 9 महीने अंडर गाइडेंस मेडिसिन लेने के बाद में बहुत सुंदर ऐसा 3 किलो 3.5 किलो के बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं। और साथ में वो महिला डिलीवरी के बाद में एक्टिव रहती है, जैसे बेढब होना या उसको शरीर में बीमारियां या तकलीफें होना डिलीवरी के बाद में, बच्चा तो हाथ में आता है लेकिन वो बहुत परेशान बाद में होती है, वो नहीं होती है। ये आयुर्वेद से हो सकता है। और उसके बाद में जो पोस्ट नेटल केयर है, जो सूतिका परिचर्या बोलते हैं हम लोग डिलीवरी के बाद में, जैसे धूपन है, धावन है, योनि धावन है, बाद में कुछ मसाज है, वो लोग भूल गए, वो उन्होंने वापस प्रॉपर तरीके से किए तो बहुत सारी आगे की तकलीफें उनको कम होंगी। जो मैंने आपको पहले 3 पॉइंट बताए थे उसका ये सेकंड पार्ट है, जैसे मेनार्की और डिलीवरी। अभी हम लोग हमेशा देखते हैं कि स्त्री का सौंदर्य, उसके आचार उपचार विचार और उसकी परिपक्वता ये कभी भी काउंट होती है, और पुरुष का कर्तृत्व और उसका समाज में का स्थान ये काउंट होता है।
तो हमेशा ये एक पॉइंट है ही इम्पोर्टेंट कि महिलाएं बहुत सारी बार आती है और वो अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो शेयर करती है। तो मैंने ये सोचा कि अभी ये महिला दिन में कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें आपको बताऊं कि जिसका आपको आपके निजी जीवन में फायदा हो, इसलिए मैं ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक बीएमआई, मतलब आपका बीएमआई जो है वो, आप अगर नेट पे बीएमआई इंडेक्स जो है वो आप चेक करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आप कौन से रेंज में हैं। आप पतले हैं, मॉडरेट है या ज्यादा स्थूल है, और वो हिसाब से आपको आपके शरीर का प्लानिंग करते आएगा। इसलिए मैंने बीएमआई चेक करो ऐसा लिखा हुआ है। बाद में त्वचा, हमारी स्किन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए नित्यम अभ्यंगम, मतलब मैंने पहले ही बताया कि आप थोड़ा सा वीकली पूरे बॉडी को करो और बाकी रोज थोड़ा सा, मैंने जितने पार्ट को बताया उतना करो। बाद में हम लोग बहुत एक्सेस सोप का यूज ना करें, उसके बदले कोई उपटन जैसा जो है, जो दिवाली में वापरते वैसा नहीं, लेकिन जो साल भर हम लोग यूज करते हैं वैसा। हमारे बाथरूम में हमेशा हम उपटन रखते हैं, वीकली एक दो बार सोप, और बाकी टाइम उपटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्किन की बीमारियां ज्यादातर जो ओजोन लेयर है वो कम होने की वजह से, जो तिरछे गिरने वाले सूर्य किरण है वो, और अभी बाहर का जो ह्यूमिडिटी, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इसकी वजह से जो स्किन की बीमारियां है, तो वो सोप की वजह से और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पूरा सोप पूरा स्किन को साफ कर देता है और उसकी स्निग्धता कम कर देता है। इसलिए उपटन का आप इस्तेमाल कीजिए। कोई काले दाग चेहरे पर या कहीं होंगे तो वहां पर अपनी हल्दी जो है वो घस के, या कुमकुम वाले तेल या कोई वनस्पति फेस पैक आपके पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, तो उसका बहुत बेहतरीन फायदा आपके स्किन की मुलायमता के लिए होगा। बाद में अपने ओट्स जो है, लिप्स, वो तल पे, उसके बाद में ये जो बाकी के पैर जो है, जिसमें महिलाओं में बहुत सूखापन आता है और उससे स्किन खराब होती है, उसके लिए आपके वैद्यकीय सलाह से शतदोष घृत, जीवनचारी अमकम, ग्लिसरीन, गुलाब पानी, दूध की मलाई, नींबू रस और मध, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें है, लेकिन ये चीजें अगर आप रेगुलर करेंगे तो अपने आप ही जो बड़ी बीमारियां आगे होती है, हम लोग देखते हैं प्लांटर सोरियासिस जैसे या एक्जिमा जैसी बीमारियां काफी बार महिलाओं में होती है, क्योंकि उनका काम पीताम्बरी से हाथ, बर्तन घसना या कोई साबुन सोडे में पे बार बार हाथ जाना, इससे होता है। इसलिए ये छोटी सी चीज अगर करे तो वो बीमारी होंगी नहीं और डॉक्टर तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। आंखें, आजकल हम देखते हैं कि आईलाइनर और अलग अलग तरह के ये जो नए 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 केमिकल्स निकले, इससे दिखते तो अच्छे हैं लेकिन आंख में कोई ना कोई इन्फेक्शन रह जाता है। तो जो नेचुरल काजल है वो हम लोग घर पर बना सकते हैं, इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बाद में गुलाब पानी की पट्टी रखना, त्रिफला चूर्ण का पानी जो है उससे आंखें धोना, दूध की पट्टी आंखों के नीचे रखने से जो आंखों के नीचे जो झुर्रियां आती है या आंखों के नीचे जो कालापन आता है वो जा सकता है। नींद पूरी लो, अगर आप ऑफिस गोइंग है तो वीकेंड में आप 3-4 घंटा मोबाइल बंद करके पूरा शांति से सो जाओ, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। बाद में लिमिटेड मोबाइल और पीसी, कंप्यूटर का या टीवी का इस्तेमाल कीजिए, और हर ईयर में एक बार आंखों की जांच कर लीजिए। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण मैं इसलिए बताता हूँ कि काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ महिलाएं बार बार गिर जाती है, वो बोलते हैं ध्यान में नहीं आया, या वो सामने था ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया। तो मैंने ऐसे लोगों को देख बोला कि आप एक बार आंख चेक करो तो बार बार कैसे गिरते हो, तो उनको अच्छे से नंबर निकला। तो उनको ध्यान में नहीं आता कि मेरे आंख में प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से वो कई जो स्टेप्स है वो गलत कर देगी, या कुछ गैस पर काम करते समय पर गलती कर देगी, या कोई गाड़ी चलाते समय गलती कर देगी। इसलिए आई चेकअप ईयरली जरूरी है। और एक संपूर्ण शरीर की तपासनी, वार्षिक तपासनी, जिसमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो पैप स्मीयर नाम की टेस्ट 40+ के बाद में होती है, जिसकी वजह से कोई मेलिग्नेंसी के, मतलब कैंसर के चांसेस है क्या, ये समझ जाता है। ये चीजें करना बहुत ही जरूरी है। बाल बहुत ही, मतलब सेंसिटिव इश्यू है महिलाओं में। पूरी ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं कि पूरे सब कंप्लेंट होने के बाद में आखिरी कंप्लेंट होती है, डॉक्टर मेरे बाल झड़ रहे, डॉक्टर मेरे बालों में टेंड्रफ है, डॉक्टर स्प्लिट एंड है। तो ये बालों की केयर लेना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है महिलाओं की जिंदगी में। तो ये बाल मुलायम, ऐसा किसी के बाल रुखे हो जाते हैं, तो ये रुखे होने के लिए, उसको मुलायम होने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है वो नारियल का दूध। जो अपना नारियल पानी आता है, उसका जो नारियल होता है अंदर का, वो और उसका पानी, इसको मिक्सर में आप घुमाएंगे और उसको निचोड़ेंगे तो उसका एक दूध निकलता है। वो आप दूध हफ्ते में 15 दिन में अगर बालों को लगाए तो बालों में बहुत अच्छा पोषण भी होता है, और साथ में बाल बहुत अच्छे घने और मुलायम भी होते हैं।
साथ में एक्सेस यूज ऑफ शैम्पू करने से हफ्ते में एक बार शैम्पू यूज करो और एक बार शिकाकाई रीठा और आंवला यूज करो। जास्वंदी के फूल और पत्तों का लेप लगाना, जिसको हम शिरोलेपन हम बोलते हैं, जास्वंदी के फूल और कड़ी पत्ते का तेल बना के वो लगाइए। बाद में कंडीशनिंग स्वरूप में जास्वंदी के फूल और आंवले का चूर्ण एक साथ मिलाकर वो पानी में लगाइए। मेहंदी के पान जो है उसमें मिलाकर थोड़ा नारियल का दूध, ये सब एक साथ मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। और एक रेडी ऑयल मिलता है बाजार में, नीली भुंगारी तेल करके, जो अर्ली ग्रेइंग जो है बालों में जो सफेदपन आ रहा है एजिंग प्रोसेस में, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और वीकली एरंडी का तेल और कोकोनट ऑयल ये आप एक साथ मिलाकर अगर बालों को लगाएंगे तो बाल में डेंड्रॉप भी नहीं होता है, बाल अर्ली ग्रेइंग भी नहीं होते और बाल मुलायम और सॉफ्ट भी रहते हैं। तो ये प्रकृति के अनुसार आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से आप कर सकते हैं। दांत और गम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है महिला के लाइफ में, क्योंकि उसकी सब सुंदरता जैसे चेहरे पर वैसे दांत पर भी होती है। तो रिपीटेडली सिर्फ दांत घसने के लिए शास्त्र में कटु तिक्ता कषाय, मतलब थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा तुरट और ज्यादा कड़वा, इस 3 रस का इस्तेमाल करें ऐसा बताया। लेकिन हमारे सब टूथपेस्ट में मीठापन ज्यादा होता है, उसकी वजह से सिर्फ आपको मिंट की वजह से अच्छा लगता है, लेकिन दांत अच्छे निकलते नहीं है और दांत के ऊपर जो स्केलिंग होता है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए बीच बीच में त्रिफला चूर्ण, नीम की जो काढ़ी है वो, नींबू और नमक एक साथ मिलाकर दांत को लगाना, शहद लगाना। एक इरीमिनाली तेल नाम का एक ऑयल आता है जिसकी वजह से दांत और गम्स इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और बार बार जो दांत में कीड़ लगना, दांत में दर्द होना या रूट कैनल की जरूरत पड़ना ये नहीं होता है। बाद में बीच बीच में गर्म पानी और हल्दी की कुल्ले करना। और जिनमें बार बार दांत की वजह से मुंह में इन्फेक्शन होता है या छाले आते हैं, उसमें जो जाई और जुई नाम की जो बेल होती है हमारे घर के सामने दरवाजे में लगी हुई, उसका काढ़ा लेकर अगर हम कुल्ले करें तो वो सब बीमारियां मुंह की पूरी हटती है, मतलब निकल जाती है। और बीच बीच में कोई भी आयुर्वेदिक दंत मंजन का इस्तेमाल कीजिए। और कभी भी ध्यान में रखिए कि आपके दांत में अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है या मुंह में बहुत सारे बार बार प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपने समझना कि कहीं तो भी आपको इंडाइजेशन की परेशानी हो रही है, मतलब इंडाइजेशन अजीर्ण हो रहा है। तो आप वो ना होने के लिए क्या रूटीन में चेंज करना है, इस पर ध्यान दीजिए। श्री सौंदर्य का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मतलब नाखून। बहुत मतलब घंटों ना घंटों महिलाएं नाखून के ऊपर काम कर सकती है, मैंने देखा हुआ है और घर में भी देखता हूँ मतलब। तो ये नाखून को अगर आप तृप्त रखेंगे, मतलब ये नाखून को दूध की मलाई हफ्ते में 1 बार लगाएंगे, थोड़ा घी लगा देंगे, मक्खन लगाएंगे, या उस नाखून में खुजली या कोई नेल्स में कोई इन्फेक्शन होगा तो एक करंद तेल करके आता है, वो अगर उसमें ड्रॉप्स स्वरूप में डालेंगे तो नाखून भी बहुत सुंदर और अच्छे हो जाते हैं। अभी हम लोगों को कुछ पंचकर्मा मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की क्रियाओं पर ध्यान रखना चाहिए। पंचकर्मा का मतलब है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब हम जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमे हुए हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिवाली में साफ सफाई और रोज की साफ सफाई, इसमें जो परिवर्तन होता है वैसा पंचकर्म होता है। तो कुछ पंचकर्म हम घरगुती स्वरूप में कर सकते हैं, जैसे नित्याभ्यंग हम लोग रोज सेल्फ मसाज कर सकते हैं। पादाभ्यंग हम टीवी देखते देखते हमारे पैरों को मालिश कर सकते हैं, या घर में किसी बच्चे को या हमारे घर के जो जेंट्स है उनको भी मालिश कर सकते हैं। या कभी कभी छुट्टी के दिन सैटरडे को रात को टीवी देखते समय या बातें करते समय सबके माथे पर तेल डाल के उसको मालिश कर सकते हैं, जैसे पहले दादी माँ करती थी। बाद में कवल और गंडुश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कवल और गंडुश मतलब क्या, कि मुंह में कुल्ले करना। तो जिन लोगों को बार बार मुंह की तकलीफें हो रही है या लाइकन टेनस जैसी छोटी छोटी मुंह में छाले आकर होने वाली बीमारियां, मुंह में छाले आना या दांतों की परेशानियां है या मुंह में बदबू आना है, तो ऐसे लोगों को त्रिफला चूर्ण और शहद के काढ़े का कुल्ला करना, या जाई जुई के पत्ते का कुल्ला करना, या फिर तिल्ली के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक या सरसों के तेल में थोड़ा समदा नमक डाल के मुंह में पकड़ के रखना और उठ के कुल्ले करना है। इससे बहुत सारी सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसे जो टोबैको च्युइंग लोगों में प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। प्रतिमर्शन से मतलब प्रतिदिन रोज नाक में डालने वाला ड्रॉप्स, जैसे देशी घी है या खोपरे का तेल है, या आंवला और ज्येष्ठ मध का कॉम्बिनेशन किया हुआ जो तेल रहता है बाजार में भी मिलता है, या केसर घी के अंदर डाल के कुमकुमारी घृतन से हम बनाते हैं, तो वो नाक में डालने की वजह से जो चेहरे पर झुर्रियाना है वो रुकती है, आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, बाद में बाल अच्छे रहते हैं, दांत अच्छे रहते हैं, कानों का सुनना अच्छा रहता है, और हमारा चेहरा और जो गले के ऊपर की जो परेशानियां हैं वो पूरी अच्छी होती है, क्योंकि बाहर के प्रदूषण से बार बार सर्दी होना भी उससे रुक जाता है। सद्योवमन मतलब जो लोगों को पित्त प्रकृति और पित्त की या कफ की तकलीफ, उन्होंने महीने में 1 आध बार थोड़ा नमक पानी पी के अगर उल्टी कर ली
तो भी काफी परेशानी कम हो जाती है। लेकिन ये सद्योवन बार बार रोज कुछ महिलाएं रोज करती है, वैसा नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। ऋतु विरेचन मतलब पहले जमाने में ऐसी सिस्टम थी कि 15 दिन में, महीने में हर एक को डीजल मतलब कैस्टर ऑयल या एरंडी का तेल देने की सिस्टम थी। सब लोग डब्बा लेके बाहर जाते थे और उनको कोई बीमारियां या कोई परेशानी नहीं रहती थी, पाचन होता था, कुछ भी खाया तो पच जाता था। तो ये समृद्धि विरेचन हम 15 दिन महीने में एक आध बार दिए तो हमारे शरीर में से सब टॉक्सिन निकल जाएंगे और ये हम आसानी से घर में कर सकते हैं। कर्णपुरण मतलब आजकल काफी कान की बीमारियां होती है, अगर हम कान के डॉक्टर को चेक करें तो काफी बार ऑडियोमेट्री में ऐसा ध्यान में आता है कि 30% लॉस है, 40% लॉस है। तो जिन लोगों को कान की कोई पर्दा फटा हुआ नहीं है या उसमें कोई ओटोमाइकोसिस या कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल कान है और पर्दा अच्छा है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह से बेल का तेल जो है वो, या तो सादा तिल्ली का तेल जो है वो कुनकुना गर्म करके हफ्ते में एक आध बार या 15 दिन में एक बार बच्चों में और सब परिवार में अगर डाले तो कान की बीमारियां भी नहीं होती और हमारा सुनना भी काफी साल तक अच्छा रह सकता है। बाद में जो एनीमा, शिरोपिचू, नाभिपुरण, योनि पिचू, कटिवस्ती, बिलालत, ये सब आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। कुछ बीमारियां है कि जिसके बारे में अभी तक समाज में पूरा लाइट मतलब उस पर प्रकाश नहीं गिरा है। मतलब अब अभी तक काफी परिवार में यही पता नहीं कि ये ऐसी बीमारी आयुर्वेद से अच्छी हो सकती है। इसलिए मैं बीमारियों को सिर्फ टच करूंगा और आगे जाऊंगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन काफी लंबा है और वो इस टाइम पर देना उतना उचित नहीं है। तो पीसीओडी ये एक आजकल बहुत कॉमनली जो टीन से लेके जो 23-24 साल तक की लड़कियां, इसमें देखा गया बीमारी का प्रकार है, जिसमें श्रीबीज के जो ग्रंथि होती है उसके ऊपर बारीक बारीक फुंसियां दाने आती है, सिस्ट बोलते हैं उसको। और उसकी वजह से इरेग्युलर मेंसेस होना या ज्यादा मेंसेस होना या बहुत लेट मेंसेस होना या मेंसेस ही 6-6 महीने नहीं आना, उससे मोटापा आना, जो अपने कोट के ऊपर बाल आना या चीन में दाढ़ी में बाल आना, ऐसे परेशानियां होती है और उससे आगे चल के फिर प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें होती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। मतलब क्या, बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों में जब संतुलन रहेगा तब हार्मोन्स में संतुलन रहेगा, हार्मोन्स में संतुलन रहेगा तब अपने आप ही रेगुलर मेंसेस आएंगे, रेगुलर मेंसेस आएगी तो ओव्यूलेशन मतलब श्रीबीज अच्छा बनेगा, श्रीबीज बनेगा और वो फूटेगा तो अपने आप प्रेगनेंसी रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, डॉक्टर की सलाह से कुछ जैसे सागरगोटा, शतावरी, गोखरू की मेडिसिन और कुछ पंचकर्म करें तो ये बीमारी से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। ओबेसिटी बहुत कॉमन कारण हो गया आजकल महिलाओं में, बहुत ही, एक बार कैंसर अच्छा हो जाए लेकिन ओबेसिटी अच्छी ना हो, ऐसी स्थिति आजकल होती है। शास्त्र में उसका एक श्लोक भी है, कार्शमेव वरम स्थौल्यम नहीं स्थौल्य से भेषजम, मतलब क्या कि पतला होना ज्यादा अच्छा, स्थूलता के लिए कोई बीमार मेडिसिन नहीं है। तो ये इरेग्युलर लाइफस्टाइल, व्यायाम, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रीट फूड बाहर का बहुत, संडे सैटरडे बहुत, आजकल तो बड़े सिटी में ऐसी स्थिति है कि महिलाएं घर में शाम के टाइम पर हफ्ते में 3 दिन खाना बनाती नहीं, बाहर से पार्सल आता है या बाहर जाके खाना होता है। और एक्सेस मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, उसकी वजह से ये ओबेसिटी होती है। तो इसमें डॉक्टर की सलाह से पंचकर्म और कुछ मेडिसिन लेने से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हम लोग हमारे निजी व्यवसाय में ये बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं। रजक शिंटा, ये बीमारी के लिए अभी तक बहुत सारे शास्त्र में इतना विशेष लाभकारक फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसका सबसे, रजक शिंटा मतलब ओलिगोमेनोरिया, मतलब मेंसेस आती है लेकिन स्पॉटिंग ही होता है या क्लियर नहीं जाती है, उससे फिर पेट बढ़ते जाता है और जो हमारा हिप रेशो जो है मतलब कमर का भाग जो है वो बढ़ते जाता है। तो इसका मेन कारण दो होता है, एक बहुत ओबेज लोगों में भी मेंसेस नहीं आती और बहुत दुर्बल होने की वजह से, बहुत वीक होने की वजह से भी मेंसेस नहीं आती, और कभी कभी एक्सेस हार्मोन एमसी प्रीपोन पोस्टपोन करने के चक्कर में भी मेंसेस का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। तो इसका कुछ मेडिसिन देके और ट्रीटमेंट करके इसका इलाज हो सकता है। एक्सेस मेंसेस, अत्यार्थ मतलब बहुत ज्यादा मेंसेस में तकलीफ होना, उष्णता, खाने में बहुत चीजें गर्म खाना, बहुत स्ट्रेस, गर्भाशय के अंदर कुछ गठाने, हार्मोनल मेडिसिन और पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये इंपॉर्टेंट कारण है मेनोरेजिया के, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के। तो उसको आप मेडिसिन से और डॉक्टर की सलाह से, आयुर्वेद से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। काफी बार हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनकी गर्भाशय की थैली निकालना ऐसा बोला है और वो ट्रीटमेंट के बाद में महीना, 2 महीना, 3 महीने में पूरे ठीक हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। वाइट डिस्चार्ज ये बहुत कॉमन होता है, अनहाइजीनिक
सेडेंटरी मतलब बैठी जीवन शैली, ज्यादा मीठा या तीखा खाना, बाद में गर्म चीजों का सेवन ज्यादा, जो जैसे मुंह में गर्म चीजों खाने की वजह से, हीट की वजह से जैसे मुंह में छाले आते हैं, वैसे थैली के मुंह पर भी छाले आते हैं, जिसको सर्वाइकल इरोजन्स बोलते हैं, या कभी इन्फेक्शन होता है या अतिश्रम की वजह से। तो ये भी ट्रीटमेंट जो त्रिफला से धावन करते हैं हमारे यहाँ, हम बोलते हैं कि हर महिला को हर 6 महीने में प्रॉपरली 3 दिन जो वजाइनल डूश प्रोसीजर है, वो मेडिसिनल वजाइनल डूश जो है, वो करने से ये सब बीमारियां नहीं होती। और इसकी बहुत सारी महिलाएं आकर वो करती भी है और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम लास्ट 2 4 5 साल में हुए भी नहीं है। तो ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। एट्रोफिक वाजाइनाइटिस एकदम कॉमन बीमारी है, जिसको अननोटिस मतलब जिसको ध्यान में नहीं आते है। जो 50 60 65 की जो महिलाएं होती है, उनमें अंदर के बाजू में योनि मार्ग में अंदर जो स्राव होता है वो कम होने की वजह से सूखापन आता है, और वो सूखापन आने की वजह से रिपीटेडली अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करे तो इन्फेक्शन होता है। और वो इन्फेक्शन की वजह से उनको ठंड बच के बुखार आना, बॉडी में कणकण होना, बाद में मसलाहट जैसा होना, खाना नहीं जाना, हाथ पैर दुखते रहना, ऐसी तकलीफें होती है। तो जैसे एजिंग प्रोसेस, डिप्रेशन, अनहाइजीनिक, अभी क्या मेरा क्या रहा है, ऐसी जो सोच रहती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। तो इसमें तेल या घी, मेडिकेटेड तेल या घी का जो खाया रहता है, मतलब जो मेडिकेटेड कॉटन रहता है, उसमें लगाकर अगर अंदर रखते हैं तो उसमें अच्छा फायदा होता है, कुछ मेडिसिन से भी फायदा हो सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो तीसरा स्टेप बताया था, वो रजो निवृत्ति मतलब मेनोपॉज। ये मेनोपॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से पूरी स्त्री अस्ता व्यस्त होती है। हमने बहुत सारी महिलाएं देखी है, और उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं और बताते हैं कि इसमें मेडिसिन से भी ज्यादा आपको अपने को संभालने की जरूरत है। तो इरेगुलर मेंसेस होना, बदन में से गर्म वाफे चलना, मानसिक बेचैनी, नींद ढंग से नहीं होना, बार बार रात में जाग आना, ध्यान में नहीं रहना, नैराश्य, चिड़चिड़, कोई भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना, स्किन सूखे हो जाना, शरीर संबंध की इच्छा नहीं होना, सब स्नायु ढीले होने की वजह से जो स्पीड रहता है चलने का वो कम होता है, रिपीटेडली पेट साफ नहीं होना, आंखों में जलन होना, हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम कम होने से कमजोरी आके हड्डियों की दर्द शुरू होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट की बीमारियां बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम्स मेनोपॉज से होते हैं। अगर हम लोग ये जो 1 2 3 4 साल का जो सिलसिला है, वो अगर हम ढंग से संभालें, तो रियली आपको मैं बोलता हूँ कि अमेजिंग, आपके आगे के 20 25 साल सुखकर होंगे। और इसलिए इस टाइम पर थोड़ा सा मेडिटेशन, आपकी जो हॉबीज है, जैसे मैं बचपन में एम्ब्रॉयडरी करती थी, मैं पेंटिंग करती थी, मैं गाने सुनती थी, मैं बुक्स लिखती थी, या मैं मेरा रोज का डायरी लिखती थी, मैं मेरे फ्रेंड से बीच बीच में बातें करके खुश होती थी, या इससे मुझे बात करके अच्छा लगता है, मैं मेरे परिवार के लिए, मैं पूजा में या कोई गार्डनिंग का काम है करने में मुझे इंटरेस्ट है, तो वो काम वापस आप शुरू कर दिए। और उसके साथ में सिंपल सोबर ऐसे कपड़े का इस्तेमाल कर दिए, टाइट कपड़े मत पहनिए, और थोड़े से प्राणायाम, योगासन, विपश्चना और रेगुलर सेल्फ मसाज की आदत लगाइए, कुछ पंचकर्म जो है वो डॉक्टर की सलाह से कीजिए, तो ये अपने आप ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कमर का दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिस पर शतावरी, दशमूलजीरकारिष्ट या दशमूलारिष्ट, एरंडी का तेल, योगासन, रेगुलर एक्सरसाइज, कटी अभ्यंग मतलब कमर को तेल की मालिश रेगुलर करना, वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ हो तो उसकी ट्रीटमेंट करना। डिंक की खीर वो कैसे बनाते हैं कि 1 चम्मच डिंक जो है पाउडर, वो और उसके अंदर थोड़ा सा देशी घी डालकर उसको पहले हला, कढ़ाई में हलाकर उसमें कप भर पानी और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक, जीरा और थोड़ी शक्कर ऐसा डाल के उसकी एक पेज बनती है, जिसको हम लोग डिंका की हाव बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। तो वो आप अगर रेगुलर लेंगे या महीने में 8 15 दिन लेंगे, तो धीरे धीरे जो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस रहते हैं कमर में, जो रीढ़ की हड्डी में घसार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस, ये धीरे धीरे कम होके ये बीमारी हमेशा के लिए चली जाती है। और घी और खारीक, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है महिलाओं में, बोन्स की। मतलब एक बर्तन जो, एक जो डब्बा है स्टील का, तो वो स्टील के डब्बे में खारीक को कट करके डाल दीजिए, 50 100 ग्राम 200 ग्राम खारीक, और उसमें थोड़ा सा 50 100 ग्राम का गाय का घी डालिए और उसको भीगने दीजिए। और 3 4 टुकड़े जो है खारीक के, वो आप रोज रोज उसको चबाकर अगर खाते हैं, तो उसके बाद में आप वो रोज अगर आप खाते हैं, तो खाने के बाद में आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लोह तत्व, शरीर का कैल्शियम और आयरन भी बढ़ेगा, और आपको बार बार कोई बाहर की मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े। और प्रॉपर रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी महिलाएं ऐसी होती है ना कि अचानक बच्चा बोलता है मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मम्मी मेरा दांत दुख रहा है, कभी एक उचकी आती है, तो ऐसे वक्त पर हमारे पास में कुछ फॉर्मुलेशन होनी चाहिए घरगुती, जिसको हम बोलते हैं हाजी भाई सा बटवा। तो जब पेट दर्द होता है बच्चों में, तो वो अजवान हींग का पानी या हींग का लेप पेट पर आप लगा सकते हैं। दांत दुखता है
तो कपूर और सेंधा नमक दांत की जगह पर रख दीजिए, या तो आपका लवंग रख दीजिए, लवंग का तेल रख दीजिए। आपको बार बार किसी किसी को अचानक हिक्कप उचकी की तकलीफ होती है तो इलायची जो रहती है वो तवे पर गर्म करके उसको बारीक करके शहद में चटाइए, या सेंधा नमक जो है उसका पानी नाक में डालकर जोर से खींचने लगाइए। सर्दी खांसी, ये जो मैंने अभी लिखा है गौती चातुष, ये तो आप अभी कोविड पीरियड में सब एक्सपर्ट हो गए हैं, इसलिए इसको बताने की भी जरूरत नहीं। और एक इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के पैरों में बहुत सारे क्रैक्स होते हैं या पैरों में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके लिए बीच बीच में नमक के पानी में पैर रखिए। बाद में पसीना आएगा, पसीना ना आने की वजह से भी जड़वात की तकलीफ होती है, पैरों में क्रैक्स आते हैं, उसमें लोगों को पसीना ही नहीं आता, तो पसीना आएगा ऐसा कोई एक्सरसाइज कीजिए। और हीट कम होने के लिए धनिया जीरा और खड़ी शक्कर की पाउडर बना के वो 2 चम्मच पानी में डालकर वो पीजिए। पादा बैंगन, डेली पैरों को तेल की मालिश कीजिए। अमसुल का एक खड़ा आता है, वो अगर आप गर्म कर ले तवे पर तो उसका तेल बन जाता है, वो तेल आप लगा सकते हैं। या राड़ा का मलम आता है वो लगा सकते हैं, या गेरू और डालडा घी एक साथ मिला के वो भी लगा सकते हैं। एकदम इजी, और आप घर पर कर सकते हैं, ऐसे ये फॉर्मुलेशन है। अभी हम लोगों को, मैंने जैसे बोला कि हम तन की और मन की दोनों बात करेंगे, तो महिला ऐसी शक्ति है, ये ऐसी आदि शक्ति है कि जो तय कर ले तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम समाज में या देश में देखते हैं। आप अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, आपके परिवार को अग्रसर बनाने के लिए, अगर आप कुछ चाहे तो आपका परिवार पक्का आगे जा सकता है, और आप अपने परिवार को, पति को या अपने घर के सब जेंट्स लोगों को आप स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप भी बोलते हैं कि ये करो अपना ठीक हो जाएगा, या कभी निराशा में कोई घर में आपके आता है परिवार में का पति या कोई जो कर्ता पुरुष, तो आप उसको बोले कुछ टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, हम लोग मेहनत लेंगे, भगवान हमारा सब अच्छा करेगा, तो उसको उस टाइम पर रिलैक्स हो जाता है। आप बोलेंगे हाँ ना, कितना टेंशन है, कैसा होगा हमारा, तो उससे और वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें है कि जो हमको हमारे घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए बोलनी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब क्या कि मन चाह पाने के लिए मन से जाना पड़ता है। मैं लास्ट 20 ईयर से, अभी ये 21st ईयर है कि मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के लिए सूरज के सामने बैठ के मैं अंदर फीलिंग लाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। और मैंने देखा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, वहां से मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, इसका पूरा 100% जो श्रेय है वो मैं विजुअलाइजेशन को दूंगा। और इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मूवी है जिसका नाम है सीक्रेट। ये सीक्रेट मूवी में यही बताया गया है कि आपकी मन में इतनी पावर है कि आप अगर प्रॉपरली वो अगर फॉलो करे या विजुअलाइजेशन करे तो वैसा अपनी जिंदगी में होता है। और मैंने जब हमारा नया हॉस्पिटल बना, मेरा सपना था कि एक बड़ा हॉस्पिटल आयुर्वेद का हमारा होना चाहिए और वहां पर बहुत अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। तो जब बना तो मुझे लास्ट 2 महीने में ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरे मूवी में जैसा हो रहा है वैसे मेरी जिंदगी में हो रहा है। और मैंने वो लिख के लोगों को, मैंने जो लेटर भेजा उसमें लिख कर भी भेजा कि मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ और इसका सब श्रेय जो है वो आपके आशीर्वाद और शुभेच्छा की वजह से हुआ है। तो आप रोज एक 5 मिनट के लिए, आपको जो चाहिए कि आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपके परिवार को कुछ संपत्ति की जरूरत है, आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, या आपके घर में जो माहौल है या कुछ कला है वो कम हो रहा है, मेरे और मेरे सासू माँ के या मेरे और मेरे पति के अंदर, बच्चों के अंदर जो मनमुटाव है वो जा रहा है, ऐसा आप धीरे धीरे एक मन में भाव लाइए और आप वहां पर सूरज की किरण के सामने वो प्रकट कीजिए। तो धीरे धीरे आपके घर में एक पॉजिटिविटी आने लगेगी और आप प्रसन्न होंगे। और आप मन की मन में बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे में ये क्षमता है कि मैं मेरे परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकती हूँ। तो दैट इज विजुअलाइजेशन। तो आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। हर एक को तुरंत 2 दिन 4 दिन में नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क 6 महीना, साल, 2 साल में, 4 साल में दिखता है। मेरा पहला हॉस्पिटल में जीरो था, वहां से मेरा पहला हॉस्पिटल बनने को मुझे 10 साल लगे, मैंने 10 साल विजुअलाइज किया। और अभी जो दूसरा हॉस्पिटल है वो बनने के लिए मुझे 5 साल लगे। तो बताने का ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर अपनी मंजिल पर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमको कहाँ जाना है, अगर हम लोग पुणे या मुंबई जा रहे हैं तो हमको पता है कि भाई हमको ट्रेन की टिकट निकालना है, हमको प्लेटफॉर्म पर जाना है, वहां से हम यहाँ से टैक्सी करेंगे और वो हमारे रिलेटिव के यहाँ पहुंचेंगे। सेम थिंग हमारे ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग होता है विजुअलाइजेशन से कि हमको हमारी मंजिल कैसे पहुंचनी है और वहां हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये सब विजुअलाइजेशन का परिणाम होता है। तो ये आप रेगुलर अगर करेंगे तो आप 100% मन से और तन से स्वस्थ रहेंगे। गॉड कैन बी एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं था, मेरा परिवार कुछ भी नहीं था, हम लोग मतलब इतने परेशानियों में थे, लेकिन हमारे माँ ने
हमारे बहन ने, हमारे भाई ने और हमारे सब परिवार ने हमें यह विश्वास दिलाया कि एक भगवान है, एक आध्यात्मिक शक्ति है कि जो आपको आगे ला सकती है। मैं जब पूना में पढ़ता था तो इतना प्रॉब्लम था कि एक एक महीना खाने को नहीं मिलता था। तो जब मैं रात को जाता था हॉस्पिटल में साइकिल पर, तो देखता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, और मेरे मन में एक ही विचार था कि ये 2 नंबर के पैसे से या कोई ऐसे अचानक आने वाली संपत्ति से ऐसा कुछ बन सकता है। लेकिन हमारे संस्कार और हमारे परिवार के संस्कार ऐसे थे कि मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। और ये मैंने सब स्पिरिचुअल लेवल पर जब मैंने ये सब सीखा और एक्सपीरियंस किया, तब मुझे हर पेशेंट को या कोई प्रॉब्लम वाले पेशेंट को मैं ये सब बताता हूँ कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान रखिए। काफी घरों में ऐसा देखा जाता है कि वो शाम में महिलाओं को यही मालूम नहीं कि राम रक्षा क्या है या शुभम करोति क्या है, या हम हमारे बच्चों के साथ में स्पिरिचुअल लेवल पर कैसी बातें करें। तो ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, या कुछ लोगों से आप जुड़े हुए रहे हैं कि जो आपको बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपके मेरी जिंदगी में ऐसे, मैं तो आपको गॉड कैन बी एक्सपीरियंस के इतने एग्जांपल दे सकता हूँ कि अनगिनत मेरे सामने है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा और एक 2 3 5 मिनट में विराम लूंगा। तो एक बच्चा था मेरे पास में। मेरे भाव ऐसे है कि हमारे माँ ने बताया कि हमारे दरवाजे में से जाने वाला हर व्यक्ति जो है उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, वो पैसे की वजह से परेशान है या आपकी खराब वचन की वजह से परेशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे संस्कार ऐसे थे कि हमारे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को हम लोग हमारे बच्चे जैसे, हमारे परिवार जैसा ट्रीट करते हैं। तो उसका एक लाइन है कि आर्थः पुत्रवत उपचारित, मतलब आया हुआ हर व्यक्ति जो है वो अपना बच्चा है, अपना परिवार का, ऐसा अगर समझकर हम लोग उपचार करें तो एक स्वार्थ और परमार्थ स्वरूप पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बच्चा आया मेरे पास में, हितेश करके, यहाँ से 20 किलोमीटर गाँव है, धनोरा करके वहां का। और वो बच्चे को एक मेडिएस्टिनल मास करके एक बीमारी थी, जिसमें उसके हृदय और फुफ्फुस के अंदर एक गठान हुई थी। और उसकी वजह से वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर में गया और उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। फिर वो 16 ही साल का था, और उसकी वजह से उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट ना होने से उसको मुंबई भेजा। मुंबई जाने के बाद में केम हॉस्पिटल में उसे ऐसा बताया गया कि इसका अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये शायद टेबल पर ही एक्सपायर होगा, और नहीं किया तो ये 8 10 दिन में एक्सपायर होगा, तो आपको क्या करना है। तो वो बहुत देहात के गरीब लोग थे और उनको वहां पर ही बहुत पसीना छूट गया और उसके पिताजी चक्कर आके गिर गए कि मेरा इतना बड़ा बच्चा डायरेक्ट मर जाएगा, मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो लोग वहां से वो बच्चे को उठा के मेरे यहाँ लाए, और सब 7 8 लोग आए मेरे पास में, और मैंने वो सब बच्चे को देखा। उसको श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी और रेस्टलेस था। मैंने उसको पूछा कि भाई आप इसका ऑपरेशन कर लो। वो बोले डॉक्टर वो बोल रहे कि 8 दिन में ऐसा भी मरेगा। तो बोले हमारे को तो ऑपरेशन नहीं करना, 8 दिन तो बच्चा रहेगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप इसकी ट्रीटमेंट दो, क्योंकि उसके पिताजी मेरे ओल्ड पेशेंट थे। फिर मैंने उनको बोला पक्का मैं ट्रीटमेंट दूं। वो बोले हाँ आप जो होगा आप ट्रीटमेंट दो। मैंने उसको ट्रीटमेंट देने को शुरुआत की, कुछ मेडिसिन देना शुरू किया। 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना हुआ, बच्चे का जो ब्रेथलेसनेस था वो कम हो गया। और धीरे धीरे 2 महीने हुए, 4 महीने, 6 महीने, मतलब ये 2016 की बात है। और दिसंबर 2016 में मेरे से, मतलब मैं देख रहा था, मैं भी अंदर से डरा हुआ था कि इसको कुछ निकलेगा तो अपने को भी टेंशन आएगा और इनको इनको भी टेंशन आएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन दिसंबर से मैं मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने उसको बच्चे को बोला कि आप एक बार इसका सीटी स्कैन करा लो। वो बोले मैं तो ये साइड में मुझे फ्री में करके मिलेगा। फिर मैंने बोला फिर तो अभी तुरंत कराओ। ये लोग गए और सीटी स्कैन किए। जहां से पहले सीटी स्कैन किया था वहां से उन्होंने वापस सीटी स्कैन किया। और सीटी स्कैन करने के बाद में वो डॉक्टर ने उसको अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद में उसके रिलेटिव को बोला कि आपने क्या किया। वो बोले कि हमने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ ओजस में डॉक्टर बिरला के यहाँ जाके कुछ मेडिसिन ली। और वो मेडिसिन लेने के बाद में बोले हम लोग अभी इसको लाए हैं। तो वो बोले कि इसकी गठन तो अभी वहां पर बिल्कुल भी नहीं है और ये पूरा अच्छा हो गया है। तो वो सब लोग यहाँ पर मेरे आए, 10 12 लोग आए। तो मैंने कैमरा में देखा, सीसीटीवी में, कि इतने लोग यहाँ पर क्यों आए। तो मैं परेशान हो गया। मैंने स्टाफ को बोला कि क्या प्रॉब्लम, क्या इतने लोग क्यों आए। तो बोले वो मिलना चाहते हैं आपको। मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा अभी कुछ नहीं रहा है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में उल्टा विचार इसलिए आया कि इतने लोग क्यों आए। जब हम वो अंदर आए तो आने के बाद में सब लोग रोने लगे। और वो रोने लगे तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर पीछे से वो बच्चा आया, और वो दोनों जो उसके माँ बाप थे वो डायरेक्ट जमीन पर हाथ पैर ये कर कर मेरे पास में नतमस्तक हो गए। मैंने पूछा क्या हुआ वो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि इसकी गठान चली गई और पूरा अक्खा 16 साल का बच्चा बोला आयुर्वेद की वजह से वापस नॉर्मल हो गया। आपको मैं बताऊं कि मेरे मन में के जो फीलिंग थे वो मैं आपको शब्द से बता नहीं सकता। और अंदर के बाजू में मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं, मतलब हमारे ऋषि मुनि और हमारे शास्त्र के बारे में नतमस्तक था कि इतना डेप्थ वाला शास्त्र भगवान ने मुझे सीखने को दिया।
और इस शास्त्र की वजह से मैं आज तक 25 साल होने के बाद में ये 26वें साल में लोगों को सेवा दे रहा हूँ, और आप जैसे सब महिलाओं के लिए मैं गाइडेंस देने के पात्र ठहरा हूँ। तो ये सब तो कृपा भगवान की है। सिर्फ हमको ये देखना चाहिए कि हमारे निजी व्यवसाय में, हमारे घर के अंदर काम करने वाले जो स्टाफ है इनमें, या हमारे बाहर के समाज में, ये सब चीजें होती रहती है। सिर्फ हमको देखना पड़ता है कि किसमें भगवान है। हम लोग हर जगह पर हमारा कमर्शियल एंगल या हमारा जो रॉन्ग एंगल रहता है वो निगेटिव एंगल लगा के ना देखें, तो हमको सही में हमारे पृथ्वी पर ही भगवान मिल जाएंगे और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो गॉड कैन बी एक्सपीरियंस, आपको सिर्फ फीलिंग होनी चाहिए। तो ये अगर ये सब चीजें आप स्पिरिचुअल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर करते हैं, तो आप 100% निरोगी रहेंगे। आपका जो बीमारी का सिलसिला है वो सही में रुक जाएगा, और आपको बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने की या कोविड जैसी बीमारियां फेस करने की जरूरत ना पड़ेगी। एक संतुलित जीवन का रहस्य, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा एक पिरामिड बनाया है। इसका एक नीचे जो है वो बड़ा पार्ट है जिसका नाम है शरीर। शरीरम आद्यम खलु धर्मार्थ साधनम, मतलब हमारा शरीर ही सबसे पहला धर्म और अर्थ कमाने का साधन है। भावना और अर्थ, हमारे घर में हमारी पत्नी की, हमारे बहन की, हमारे भाई की, मेरे माँ बाप की, इनकी क्या भावना है, ये अगर हम लोग इमोशंस पर अगर काम करें तो सही में हम लोग एक अच्छा परिवार और अपना अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं। रिलेशनशिप, कुछ लोगों को पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप आप मेंटेन करें, हमारे सासू माँ, हमारी परिवार वाले या नंदे या हमारे मैके की जो सब फैमिली है, अगर इसको हम लोग ढंग से संभाले तो सही में हमको भी हमारा जो कमाया हुआ धन है उसका एक अच्छे जगह पर सदुपयोग हो रहा है, और हम सब परिवार एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उसका आनंद ही परिवार में और शरीर में अलग मतलब समाज में अलग होता है। टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हमारा कार्य व्यवसाय और उसका उद्देश्य ये अगर अच्छा हो, हमारे संत और महात्मा ये बोलते हैं कि जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि जितना हमें मिल रहा है वो शरीर में पर्याप्त है, हम लोग ज्यादा भाग रहे हैं ऐसा कभी कभी महसूस होता है। वो कहीं तो भी रुकना चाहिए, और हर टाइम पर ये सब होने के बाद में आनंद उत्सव और दान धर्म, हमारे मन में एक दान की और सेलिब्रेशन करने की भावना रही तो हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। पश्चात शरदाशतम, हम लोग 100 साल शरद ऋतु, मतलब एक साल पूरा ऐसे 100 साल देखे, ऐसे जिए, हम ऐसा सुने, ऐसा बोले, और अधीन होकर, मतलब हम किस पर निर्भर ना होकर 100 साल जिए, और 100 साल के बाद में भी एक धरती पर बने रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में ये जो श्रृंखला है महिला दिन की, ये इसका जो चतुर्थ पुष्प है, इसको मैं विराम देता हूँ। और पुनश्च एक बार पूरे नासिक महिला मंडल और सब आप जो पदाधिकारी है, इनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद देता हूँ कि मेरी छोटी बहन प्राची, जो मेरे यहाँ पर 10-12 साल सीखने के लिए, 10-12 साल पहले सीखने को तो 1 साल, वेरी सिंसियर, वो बहुत सिंसियर है, और उसका सिंसियरिटी और पर्टिकुलरनेस हम लोगों को, सब फैमिली को हमेशा याद रहता है। और उसने मुझे ऐसी जगह पर याद किया, इसलिए मैं प्राची का मन से आभारी हूँ कि उसने मुझे ये जो सभागार है झूम का, इसमें बुलाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।